हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ के बाद। आई होप सभी लोग का राउल्ट्स लॉ क्लियर हो गया होगा। एक सिंपल फॉर्मूला आया था, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जाई एंड पी बी इक्वल टू पी नॉट बी जाई बी। टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और यहां पर हमने उनका वैल्यूज पुट किया था पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी। दो केस हम लोगों ने स्टडी किया था, वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में। वोलेटाइल सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो कॉन्सेप्ट है, अभी आगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करेंगे। उसमें फर्स्ट पार्ट आएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वहां पर भी उसका यूज होगा, वहां आपको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की होते क्या हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है। 11th क्लास में आइडियल और नॉन आइडियल वर्ड से हम थोड़ा बहुत फैमिलियर हुए थे। हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर जैसे चैप्टर्स में। आइडियल गैस एक ऐसी गैस जो सभी लॉज को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इन सारे लॉज को ओबे करती है, फॉलो करती है, उसे हमने आइडियल गैस कहा था। जबकि एक ऐसी गैस जो फॉलो नहीं करती है उसको हमने नॉन आइडियल गैस का नाम दिया था। अब उसी तरीके से यहां पर भी हमारे कुछ सॉल्यूशंस हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा, फॉलो करेगा, यानी जिसके ऊपर वो फॉर्मूलाज एप्लीकेबल होंगे, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जाई वाले फॉर्मूलाज अगर एप्लीकेबल है तो आप उन सॉल्यूशन के लिए आइडियल सॉल्यूशन वर्ड यूज करोगे, अदरवाइज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि हमने क्या समझे कि आइडियल सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। तो आगे बढ़ते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की ओर कि होते क्या हैं, थोड़ा डीपली समझते हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज, सॉल्यूशंस जो हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ये बनते कैसे हैं, अब हम सबको पता लग चुका है। एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। इस बीकर में हमने प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है ए। इस बीकर में सेकंड बीकर जो हमारे पास है उसमें हमने पी एक अनदर सॉल्यूट ले लिया। यहां पर बी है, यहां पर ए है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर दिया। अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो क्या बन गया, मिक्सअप किया है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन बना एक जिसमें ए और बी के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होंगे। इस वाले में ए और ए के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लिंकअप थे, यहां पर बी और बी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लिंकअप थे। बट जब हमने सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया तो फर्स्ट वाले में ए और ए के बीच के इंटरेक्शंस को हमने ब्रेक किया होगा, यहां पर सॉल्यूट के बीच के इंटरेक्शंस को हमने ब्रेक किया होगा। फिर ए और बी के बीच में न्यू इंटरेक्शंस का फॉर्मूला फॉर्मेशन हुआ होगा जिससे ए बी इंटरेक्शंस फॉर्म हुए, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। यानी सॉल्यूशन कब बना, जब हमने सॉल्वेंट के बीच के इंटर पार्टिकल फोर्सेस को ब्रेक किया, सॉल्यूट के बीच के इंटर पार्टिकल्स को ब्रेक किया, और फिर वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप जब हुए होंगे तो एक न्यू फोर्सेस सेटअप हुए, ए बी और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो सॉल्यूशंस हैं इनमें कुछ सॉल्यूशंस आइडियल होते हैं, कुछ नॉन आइडियल होते हैं। आइडियल का मतलब जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा, ओके, और जो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल, ठीक है। तो इन्हीं को और आगे कैरी करते हैं। अब यहाँ आइडियल और नॉन आइडियल में एंट्री करते हैं। तो अब हमें पता लग गया कि सॉल्यूशन बनने के लिए पहले इंटरेक्शंस को ब्रेक करना पड़ता है और फिर न्यू इंटरेक्शंस का फॉर्मेशन होता है, तब हमारा एक सॉल्यूशन बनता है। तो पहले हम लोग लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन को कि आइडियल होता क्या है।
जो रूल्स को ओबे करता है। एक आइडियल स्टूडेंट्स होते हैं। कौन है आइडियल स्टूडेंट? क्या आप आइडियल स्टूडेंट है? ये सोचिए। टीचर्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू जो आप लोगों को नियम बताए गए हैं पढ़ाई करने के, या जो भी एटिकेट्स आपको समझाए गए हैं, अगर आप उसको ओबे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एक आइडियल स्टूडेंट हो, आदर्श हो। इसी तरीके से सॉल्यूशन को भी, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है, उसको हमने आइडियल सॉल्यूशन का नाम दे दिया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई आइडियल क्या होता है, तो हम सबसे पहले यही बोलेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम की पालना करता है, उसको ओबे करता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, उसको हमने आइडियल सॉल्यूशन कह दिया। यानी कि जहां पर अगर हम एक्सपेरिमेंटली कोई उसका प्रेशर निकालते हैं, सपोज ए का ऑब्जर्व प्रेशर, या फिर आप बोल दो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर, किसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आप निकालो, या फिर आप राउल्ट्स लॉ को ओबे करके निकालो, पी नॉट ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा होगा। अगर ये वैल्यू इक्वल आ रहा है, इसी तरीके से अगर पीबी वाले केस में भी ये दोनों वैल्यूज, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और राउल्ट्स फॉर्मूला, जो राउल्ट्स ने दिया था फॉर्मूला, उसकी हेल्प से जब आप उसका प्रेशर निकालोगे, अगर वो दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पर हम अगर टोटल प्रेशर निकाले, पीएस की वैल्यू निकाले, और वो इनके प्लस करके जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रेशर है हमारा, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, डाल्टन लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, पी और पीवी को एड अप करके, अगर वो इसी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इस सॉल्यूशन ने राउल्ट्स की पालना करी है, उसको फॉलो किया है। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है, इसका मतलब हम उसे आइडियल बोल सकते हैं। इन अ सिमिलर वे, थर्ड केस, एक हमारा वर्ड आ जाएगा डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी कि जब उनको मिक्स किया और वहां पर हमने देखा कि इंथैल्पी में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू अगर वहां पर 0 है, तो भी उस सॉल्यूशन को हम राउल्ट्स लॉ बोलेंगे। अगर वहां पर वॉल्यूम को आपने देखा कि वॉल्यूम मिक्सिंग, जब हमने सॉल्यूशंस को मिक्स किया और वहां पर भी चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू अगर 0 है, देन इट मींस वो सॉल्यूशन आइडियल है। इसी तरीके से फिफ्थ वन, अगर हम एक और सोचे, एंट्रोपी चेंज, आपने देखा कि एंट्रोपी चेंज की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रहा है, डेल्टा जी का वैल्यू आपने देखा कि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस हो गए, एक आदर्श विलयन हो गए। बट अगर हम नॉन आइडियल की बात करते हैं, यहीं पर हम एक छोटा सा लिख देते हैं कि भाई अगर हम नॉन आइडियल के तरीके से अगर हम थर्ड वन को देखें, तो यहां पर हम देखेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग, चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू भी 0 नहीं आएगा। फोर्थ पार्ट को देखें तो वहां पर हमारा डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 नहीं आएगा। अगर हम एक सिमिलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमें दो पॉइंट जरूर मिलेंगे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एंट्रोपी चेंज, जो हमने लास्ट ईयर थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, एंट्रोपी चेंज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल्टा जी का वैल्यू 0 से लेस होगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि आइडियल और नॉन आइडियल क्या होता है, एक जनरल व्यू में। अभी अपन इसको और डीपली देखेंगे आगे आगे। तो सबसे पहली चीज, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, उसे आप क्या बोलोगे, आइडियल सॉल्यूशन। ओके बेटा। सेकंड थिंग, एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर राउल्ट्स के फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहे हैं, यानी कि पी ए इक्वल टू पी नॉट इज आई और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी आई बी वाला फॉर्मूला अगर एप्लीकेबल है, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करोगे आइडियल सॉल्यूशन, अगर नहीं है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेम वे थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 तो आइडियल, अदरवाइज नॉन आइडियल। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 तो आइडियल, नॉट इक्वल टू 0 देन नॉन आइडियल। एंड बट लास्ट टू पॉइंट, एंट्रोपी चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी वैल्यू सेम होती है दोनों केस में। डेल्टा एस का जो वैल्यू होता है एंट्रोपी चेंज, चेंज इन एंट्रोपी, आपको पता होना चाहिए ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे, वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओगे
तो दोनों ही केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंट्रोपी चेंज का वैल्यू इन दोनों ही केसेस में ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा जी का वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन 0, क्योंकि हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होता है। तो वो अभी हमने यहां देखा कि ये दोनों पॉइंट क्लियर, बट जो अनदर पॉइंट्स हैं इनको अभी हम थोड़ा और क्लियर करते हैं कि ये है क्या चीज। सबसे पहले हमने जो पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन में आइडियल राउल्स लॉ को फॉलो करता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं करता है। फिर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आया। ये सब चीजें एक सिंपल से पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है जो आपको बता रहे हैं। आपको हमने शुरू में बोला कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो वहां पर पहले आपको इंटरेक्शंस को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर न्यू इंटरेक्शंस का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, यानी कि पहले इंटरेक्शन ब्रेक देन इंटरेक्शन फॉर्म। अब हमने यहाँ पर टू क्लास बना दे रहे हैं। एक साइड हम लिख दे रहे हैं आइडियल, एक तरफ हम लिख दे रहे हैं नॉन आइडियल। अच्छे से समझना है सबको। आइडियल वाले में जो ए इंटरेक्शन है सबसे मेन ही यही है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो रिमेनिंग सारा टॉपिक अपने आप ही आ जाएगा। ए इंटरेक्शन और बीबी इंटरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, ए और बीबी इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड एबी इंटरेक्शन के इक्वल होगा। यानी जो न्यू इंटरेक्टिव फोर्सेस जो सेटअप हो रहे हैं, नए फोर्सेस जो बन रहे हैं, वो और वो जो पहले वाले थे जिनको आपने ब्रेक किया, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। बट यहां पर ए और बीबी इंटरेक्टिव फोर्सेस की वैल्यू आप देखोगे कि यहां पर ए बी के इक्वल नहीं है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल नहीं है, जबकि आइडियल वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल थे। तो फर्स्ट चीज आपको ये समझनी है। ये समझ में आ गया तो सेकंड पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कौन सा? डेल्टा एच मिक्सिंग वाला अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखो आप सोचो कि भाई बॉन्ड को हमने पहले ब्रेक किया है। यहाँ पर आपको रीजन समझना है साथ साथ में कि आपने पहले बॉन्ड को ब्रेक किया। बॉन्ड को ब्रेक करना, पहले बॉन्ड को हमने बॉन्ड ब्रेक किया। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमने एनर्जी प्रोवाइड की होगी। एनर्जी इज गिवन है तो ऑब्वियसली एनर्जी की जो वैल्यू आप लोगे वो पॉजिटिव लोगे। सपोज कीजिए हमने 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड करी, एनर्जी इज गिवन यहाँ, तो हमने पहले एनर्जी को दी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 100 जूल। अब हमने देखा कि भाई जैसे सेकंड वन बॉन्ड बने तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जब बॉन्ड फॉर्म हुए तो एनर्जी रिलीज हुई। अब एनर्जी रिलीज कितनी हुई? 100, तो उसकी वैल्यू अपन माइनस में लेंगे। क्यों ले रहे हैं? एनर्जी रिलीज 100 और फॉर्मेशन में -100, बिकॉज आपको पता है जो FOA की वैल्यू है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यूज है, वो इक्वल थी। यानी जितनी एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने में देनी है उतनी एनर्जी वापस रिलीज भी हो रही है। तो ऑब्वियसली दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, सिर्फ साइन अपोजिट होंगे। अब अगर हम इन दोनों को एड अप कर देते हैं तो आपने देखा कि भाई जो डेल्टा एच का वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है, जो टोटल डेल्टा एच आएगा वो 0 आ जाएगा इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? तो डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो 0 कैसे आया? क्योंकि जितनी एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए देनी पड़ी उतनी एनर्जी वापस रिलीज हो गई, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू 0। बट अब आप यहां समझ सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है 0? बिकॉज आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है वो अलग अलग है। मे बी जो न्यू फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, न्यू फोर्सेस वीक भी हो सकते हैं। यानी आपका डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं डेल्टा वी के केस में, उसको भी समझने के लिए तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। थर्ड वन डेल्टा वी मिक्सिंग। देखिए जनरली हम लोग केमिस्ट्री में आज तक जो भी हमने पढ़ा हम यही पढ़ते हैं कि अगर मैंने 10 लीटर सॉल्वेंट में कोई अनदर 20 लीटर कोई सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा बच्चा? 30। ओके, 30 होगा हम सबके अकॉर्डिंग, नॉर्मली जो हमने आज तक पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग।
बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्या यार वॉल्यूम कभी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है क्या? हो सकता है वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। यही तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें यहाँ पर पढ़ना होता है, इसी को तो समझना है केमिस्ट्री में। तो देखते हैं कैसे वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग का वैल्यू चेंज हो सकता है, बट वो आइडियल में कभी नहीं होगा। नॉन आइडियल में जरूर हो सकता है। डेल्टा वी मिक्सिंग का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकते हैं। यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है उसके रीजन को भी समझते हैं। इसके रीजन को अगर हमें समझना है तो हमें ये पता लग जाना चाहिए कि भाई जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पहले थे उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाद में भी बन रहे हैं। इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल पहले पास पास थे उतने ही पास पास बाद में भी है। वॉल्यूम, उनके बीच की जो डिस्टेंसेस है, पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंसेस है, उनमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। यानी हम समझ सकते हैं उनकी एक तरह से बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस में अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो वॉल्यूम में कैसे आएगा? वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, 10 + 20 30 ही रहेगा। मैथ्स वाला फंडा ही यहाँ यूज होगा। बट नॉन आइडियल कहेगा मैं मैथ्स को फॉलो नहीं करता हूं, वहां 10 + 20 30 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखोगे न्यू फोर्सेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल पास भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल दूर भी जा सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल पास आ गए सब वॉल्यूम डिक्रीज, मॉलिक्यूल दूर चले गए वॉल्यूम इंक्रीज। यानी दोनों केसेस यहां पर पॉसिबल है। यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकता है। अभी हम इनको थोड़ा और डीपली आगे देखेंगे। यानी हाँ, ये सब भी इस फैक्ट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा था। ओके, इन अ सिमिलर वे हमें एक प्रेशर का कॉन्सेप्ट को हमें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स पहले थे उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाद में भी आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली पीएस की जो वैल्यू आप निकालोगे वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो पीए प्लस पीबी से। यानी यहां पर इनकी वैल्यू को पुट कर सकते हो, पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैरी कर सकते हैं। बट अगर हम यहां देखें, आप देखोगे कि जो एक्सपेरिमेंटल वे से आपने जब पीए का वैल्यू निकाला, आप देखोगे कि ये पी नॉट ए जाए से ग्रेटर आ रहा है, पीबी का वैल्यू पी नॉट बी जाई बी से ग्रेटर आ रहा है। यानी उनके जो पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यू है सॉल्यूशन में, उनकी वैल्यूज राउल्ट्स लॉ की हेल्प से जो हम ये वैल्यूज निकालते हैं, उनके पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, उनसे डिफरेंट आता है। यानी पीए की वैल्यू और पीबी की वैल्यू में चेंजेस आते हैं। पीए और पीबी की वैल्यू में अगर चेंज आएगा तो ऑब्वियसली जो टोटल प्रेशर होगा, पीएस का वैल्यू होगा, वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। यानी पीए प्लस पीबी के इक्वल नहीं आएगा। अब हमें आइडियल और नॉन आइडियल का कुछ मीनिंग क्लियर हो गया है। नॉन आइडियल क्या होता है अब इसको भी हम आगे और देखेंगे, थोड़ा सा इनके कैटेगरीज बनाएंगे। उससे पहले आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स क्लियर करते हैं जिनका यूज बोर्ड एग्जाम में किया जाता है। जैसे एनहेक्सेन और एनहेप्टेन, सबसे ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में डिस्कस किया हुआ एग्जांपल। बेंजीन विद टाउलिन, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड, ब्रोमोबेंजीन प्लस आयोडोबेंजीन। इन एग्जांपल्स को अगर हम अच्छे से देख रहे होंगे तो हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या? इन 4 के 4 एग्जांपल में आपने ऐसा देखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो इन दोनों का नेचर आपने गौर कर रहे हैं तो सेम मिल रहा है। इसका मतलब जिस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम होगा उनको मिलाने से ही आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना है, नेचर को हमेशा ध्यान रखना है। कोई मे बी इन 4 के अलावा कोई एग्जांपल पेपर में आए तो आप उसके नेचर को रीड करो। पोलर पोलर है, नॉन पोलर है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन। इसको अगर हम थोड़ा सा ग्राफिकली आइडियल सॉल्यूशन को समझना चाहे कि ये है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। इसको समझने से पहले हमें कुछ चीजें क्लियर करनी होगी। आपने बाइनरी सॉल्यूशन में पढ़ा हुआ है कि अगर हम दो कंपोनेंट है हमारे पास ए और बी, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर एडअप करे, प्लस करे, तो वो हमारा 1 आता है। अभी हमने राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला देख लिया, पीए इक्वल टू पी नॉट ए जाई ए एंड पीबी इक्वल टू पी नॉट बी जाई बी।
अब हम इस फॉर्मूलाज का यूज कर रहे हैं। अगर हम जाई ए का वैल्यू 1 लेते हैं तो आप समझ सकते हैं पी ए का वैल्यू पी नॉट ए के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इस समय जो ए का प्रेशर है, ए का प्रेशर वो अपना मैक्सिमम प्रेशर को अचीव कर रहा होगा। पी नॉट ए इज द मैक्सिमम प्रेशर अटेन्ड बाय द ए पार्टिकल्स, बिकॉज वो उस समय प्योर स्टेट में है, अकेला है, तो वो उस समय मैक्सिमम प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम जाई का वैल्यू 0 कर देते हैं तो पीए का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब मिनिमम जाई 0 कब होगा? जब ए प्रेजेंट ही नहीं होगा, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा सॉल्यूशन में, उस समय जाई ए का वैल्यू 0, यानी कि जाई ए का वैल्यू 0 होगा तो जाई बी 1, जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है हमारा। जाई ए 1 तो पीए पी नॉट ए के इक्वल, जाई ए 0 तो पीए 0। इसी तरीके से जस्ट अपोजिट, अगर जाई बी का वैल्यू 1 लेते हैं तो पीबी का वैल्यू पी नॉट बी के इक्वल, यानी मैक्सिमम प्रेशर को इसने अचीव किया होगा बी पार्टिकल्स ने। और अगर हम जाई बी का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो पीबी का वैल्यू भी 0, यानी अपने मिनिमम प्रेशर की कंडीशन पे होगा बी पार्टिकल्स। ओके, तो सबसे पहली चीज हमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए इतना सा क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या। अब इनका यूज करते हुए हम एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। देखते हैं क्या है। देखिए, ये चीज हमेशा याद रखना, इसको मिटा रहे हैं, साथ साथ में नोट करते रहना सब। यहां पर हमने एक्स एक्सिस को, जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। हमने यहां लिख दिया मोल फ्रैक्शन। और जो वाई एक्सिस है वो वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा ए और बी के। ए और बी दोनों को हमने सेम एक साथ उनको शो कर रहे हैं। यहां पर हम लिख देते हैं जाई ए का वैल्यू 1। अब आप खुद सोचो, देखो ए का मोल फ्रैक्शन अगर 1 होगा तो जाई बी का वैल्यू 0 होगा। और इस पॉइंट पे अगर हम यहां ले लेते हैं, जैसे जैसे ए के अंदर बी को धीरे धीरे हम मिलाते जाएंगे तो आपको सोचो हमें आगे 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 जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा नहीं, घटेगा। हम बी को जैसे जैसे ए के अंदर मिलाते जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ए का लगातार कम होते रहेगा। इस पॉइंट पे आते आते जाई ए का वैल्यू हमने यहां 0 रिप्रेजेंट कर दिया और जाई बी का वैल्यू यहां पर हमने 1 रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, ए और बी को मिक्स किया जाएगा, तो वहां पर इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम आएगा वो 1 आएगा। अब जाई का वैल्यू अगर 1 तो पी ए, जो वेपर प्रेशर ऑफ ए को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा पी नॉट ए। जाई 1 तो वेपर प्रेशर पी नॉट ए। इसी तरीके से अगर जाई 0 तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर 0। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट मिल गए, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम बी के लिए ले तो हमें पता है जाई बी जब 1 होगा तो वो अपने मैक्सिमम प्रेशर को शो करेगा, सबसे ज्यादा वाले को। हमने यहाँ पी नॉट बी लिख दिया। इसी तरीके से जाई भी 0 तो उसका वेपर प्रेशर भी 0 यहां पर, तो अब इन दोनों पॉइंट को शो कर दिया। यानी ये वाली जो फर्स्ट लाइन हमारी आई वो पी ए को रिप्रेजेंट करेगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जाई ए को। और जो सेकेंड लाइन हमने यहाँ पर आई वो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी जाई बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो लाइन आ गई। हमें पता है मैथमेटिकली आप समझ सकते हो कि राउल्ट्स लॉ ने हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, पी और जाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पीए और जाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज की अगर आप एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो उसको तो स्ट्रेट लाइन आएगा, उसी का यूज हमने यहाँ पर किया है। पीए और पीबी को, इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो फाइनल वैल्यूज आपकी आए, ये वाली जो लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, ये टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। पीएस इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा बन गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ। आप यहाँ पर डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, डार्क लाइन से भी दिखा सकते हैं।
तो हमें पहले इतना क्लियर होना चाहिए कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है क्या। नॉन आइडियल अभी नेक्स्ट टॉपिक में